सो अब एज पर योर रिवर्ट्स आपकी कोई डाउट नहीं है, 81 से 92 तक ये सभी क्वेश्चंस आपने कर लिए हैं। अब इनमें से किसी भी एक क्वेश्चन की कैश बुक कैसे बनती है वो हमें देखनी है। बस एक क्वेश्चन के लिए आपको भी प्रैक्टिस नहीं करनी है कैश बुक की, बिकॉज एग्जाम आपका ऑब्जेक्टिव है, तो कैश बुक आपको नहीं आने वाली। ओनली फॉर योर नॉलेज सेक, बिकॉज आपने आगे भी चैप्टर करना है फर्दर क्लासेस में, तो फॉर द नॉलेज सेक मैं आपको कैश बुक का एक लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ। कोई भी क्वेश्चन लेते हैं। 92 क्वेश्चन हमने किया था। कंप्लीट क्वेश्चन कौन सा किया था बेटा लास्ट 2 क्लासेस में कहीं भी? इनमें से कौन सा क्वेश्चन हमारा हुआ है कंप्लीट आपके साथ? 92 क्वेश्चन हुआ था जो मैंने आपको कंप्लीट यस करवाया सर। हो। ठीक है, तो देखिए बेटा इस क्वेश्चन में लिखा है यहाँ पर प्रिपेयर जर्नल, कैश बुक एंड बैलेंस शीट। तो आज हम बैलेंस शीट का टॉपिक भी कर लेते हैं साथ में। तो बाय संडे आप इन सब चीजों का प्रैक्टिस कर लेना, अदरवाइज मैं कल भी क्लास लूंगा आपकी, और हम कल वेंडर केस कर लेंगे फिर, जो एक इसके बाद केस बचेगा। इसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे इस चैप्टर के। 92 क्वेश्चन ओपन करो एवरीवन। अब इस क्वेश्चन में हमें देखना है कि अगर हमें जर्नल के साथ कैश बुक भी बनानी है तो क्या चेंज आएगा। कैश बुक क्या है एवरीवन, +1 में किया आपने? सर जर्नलाइज लेजर है जिसमें कैश और बैंक की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं। यस, कैश और बैंक दोनों की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, बिकॉज यहाँ कोई कैश ट्रांजैक्शन नहीं है, तो हम सिंगल कॉलम कैश बुक बनाएंगे इन विच वी विल रिकॉर्ड ऑल द बैंक ट्रांजैक्शंस। और जिस ट्रांजैक्शन में कैश या बैंक नहीं होता, नॉन कैश ट्रांजैक्शन, क्या वो भी रिकॉर्ड होती है कैश बुक में? नो सर। नो नो सर। सर। वो फिर कहाँ रिकॉर्ड होगी? जर्नल। जर्नल। हाँ, फिर वो रिकॉर्ड होगी जर्नल प्रॉपर में, बिकॉज जब हम सब्सिडरी बुक्स का कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं बेटा, तो फिर कैश बुक के साथ साथ जर्नल प्रॉपर भी बनता है। इन शॉर्ट हम इसको जर्नल ही कह देते हैं। जर्नल प्रॉपर मीन्स ये आपके लिए 8th नंबर पे एक बुक होती है आफ्टर द 7 सब्सिडरी बुक्स। इफ यू रिमेंबर, वी हैव टोटल 7 सब्सिडरी बुक्स। कैश बुक उनमें से सबसे मेन है, बिकॉज 70 to 80% ट्रांजेक्शन कैश में होती हैं, उससे भी ज्यादा। फिर सेल्स बुक क्रेडिट सेल के लिए, परचेज बुक क्रेडिट परचेज के लिए, परचेज रिटर्न से रिटर्न, बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल, ये 7 बुक्स हैं। तो जो एंट्री इन 7 बुक्स में नहीं आएगी और इनमें से किसी से रिलेटेड नहीं होगी, वो जाएगी जर्नल प्रॉपर में। तो ये हमने रिवाइज किया +1 का कॉन्सेप्ट। तो जर्नल प्रॉपर, या यहाँ पे जर्नल बोल देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ हमें जो 2 चीजें बनानी है, एक कैश बुक और एक जर्नल। क्वेश्चन हमने किया हुआ है, समझा हुआ है। अभी हम कोई वर्किंग नोट नहीं बनाने वाले आज, सिर्फ डिफरेंस देखेंगे। कैश बुक और जर्नल जब बनाते हैं तो क्या चीज आती है। ठीक है जी, ये जर्नल का फॉर्मेट हो गया। डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, रुपीज। कैश बुक, और ब्रैकेट में लिखेंगे बैंक कॉलम ओनली। फर्स्ट एंट्री क्या है, कौन चेक कराएगा बेटा जिनके पास फुल है? दृष्टि आपके पास है फुल कॉपी पे क्वेश्चन?
Yes. यस बेटा, फर्स्ट एंट्री क्या है इसकी? फर्स्ट एंट्री The bank account debit to share application. हाँ, आप देखो इस एंट्री में बैंक है ना, तो ये एंट्री जर्नल में रिकॉर्ड नहीं होगी। जितनी भी ट्रांजैक्शंस नॉन कैश हैं वो जाएंगी जर्नल प्रॉपर में। तो फर्स्ट एंट्री पास होगी बैंक अकाउंट डेबिट। अच्छा, इसमें डेट कॉलम भी होता है, थोड़ा स्पेस निकालते हैं डेट कॉलम के लिए भी। तो जो भी डेट होगी, अगर डेट गिवन नहीं है तो पेंडिंग छोड़ दो, बिकॉज कि समटाइम्स हमें दिया होता है ना कि एप्लीकेशन मनी कब तक हमें रिसीव हो रही है, उसकी डेट गिवन होती है। टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितनी अमाउंट है एवरीवन? 18,000. तो ये एंट्री यहाँ पे रिकॉर्ड होगी आपकी 18,000 की। सेकंड एंट्री बताओ। Share application to bank to security premium reserve to share capital to share allotment. शेयर कैपिटल का अमाउंट बताओ। Share capital 10,000. कितनी अमाउंट? 10,000. सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 2,000. टू शेयर अलॉटमेंट, सबके साथ अकाउंट वर्ड आना है, ठीक है? मैं नहीं लिख रहा अकाउंट वर्ड, टाइम और स्पेस नहीं लगा रहे हम यहाँ पे ज्यादा। टू अलॉटमेंट 2,400. 2400। अब मैंने कौन सा पार्ट यहाँ पे नहीं लिखा? बैंक बैंक, बिकॉज वो यहाँ आना नहीं है। बैंक वाला पार्ट कैश बुक में जाएगा, पैसा आ रहा है तब भी, अगर हम रिफंड कर रहे हैं तब भी। रिफंड तो एक ही बार करते हैं सेकेंड एंट्री में, बाकी तो आता ही है शेयर एप्लीकेशन से, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। तो अब वो एंट्री क्या है? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक वाली जितनी फिगर है उसकी बात कर रहा हूं बेटा। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो यहां आ जाएगा बाय शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितनी अमाउंट वापस किया हमने पब्लिक को? 3,600. तो ये एक डिफरेंस है एवरीवन। जितना बैंक वाला पार्ट है वो कैश बुक के थ्रू रिकॉर्ड हो गया। क्या आया वहां पे? बाय शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इन तीनों के अकाउंट में भी क्या आएगा? बाय शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में क्या आएगा? टू बैंक, टू शेयर कैपिटल, टू एसपीआर, टू शेयर अलॉटमेंट। बिकॉज जर्नल या कैश बुक दोनों एक ही चीजें हैं, दोनों को हम बोलते हैं ओरिजिनल एंट्री बुक्स। ये आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं मैं। ओरिजिनल एंट्री बुक का मीनिंग जहां पर सबसे पहले एंट्री रिकॉर्ड की जाती है। तो जर्नल या सब जर्नल, कैश बुक इज ए सब जर्नल, जर्नल का ही एक पार्ट है। तो जितनी ट्रांजेक्शन्स हम कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे या जर्नल में करेंगे, इन सब का लेजर तो बनेगा ही। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट दो पार्ट में डिवाइड हो गया। उसका नॉन कैश वाला पार्ट जर्नल में चला गया, और कैश वाला पार्ट जहां रिफंड किया गया पैसा वो कैश बुक में आ गया। इट मीन 18,000 रुपीज हमें आए बैंक से, हमने 3600 वापस कर दिए। तो इस टाइम हमारे बैंक में कितना है? 14,400। नेक्स्ट चलते हैं, थर्ड एंट्री क्या है एवरीवन? share allotment account debit to share capital to security premium reserve. बेटा वो यहाँ रिकॉर्ड होगी,
ठीक है जी, मैं एंट्री लिख नहीं रहा हूं, बट आपको इन्होंने रीड करके बता दी, सबको पता है थर्ड एंट्री क्या होती है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू SPR, ये एंट्री यहां बन गई। फोर्थ एंट्री तन्वी क्या है? The bank account debit, the call in arrear to share allotment. बैंक अमाउंट कितनी है? 1568. देखिए, ये हमने 1568 का अमाउंट कैलकुलेट किया था ना आफ्टर मेकिंग द वर्किंग नोट। तो फर्स्ट शेयर होल्डर जो हमें अलॉटमेंट मनी पे नहीं कर रहा, उसका पैसा माइनस कर दिया, 2400 माइनस कर दिया, जो आपके पास ऑलरेडी एक्सेस एप्लीकेशन मनी टूवर्ड्स अलॉटमेंट है, तो आपका आंसर आ गया 1568। तो बैंक वाला पोर्शन यहां रिकॉर्ड हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट, बिकॉज ये बैंक की डेबिट साइड है। गॉट इट? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब जो कॉल्स इन एरिया वाला पोर्शन है वो कहां रिकॉर्ड होगा? Journal. अगर आपको कॉल्स इन एरिया शो करनी है तो ये एंट्री बनाएंगे आप। तो मैंने, जैसे तन्वी ने या दृष्टि कंबाइन एंट्री बता रहे हैं, हम कंबाइन एंट्री को सेपरेट करते रहेंगे बस। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक वाली अमाउंट कैश बुक में आ जाएगी, और कॉल्स इन एरिया टू शेयर अलॉटमेंट यहां आ जाएगी। कितनी बेटा अमाउंट कॉल्स इन एरिया? 32. तो ये 32 रुपीज वो हैं जो फर्स्ट शेयर होल्डर से आने थे, उसका एक्सेस एडजस्ट करने के बाद जो वो पे नहीं कर रहा। सिंपल। और आपको याद है कि केस ये सिर्फ SPR के थे, याद है सबको? हमने SPR के 40 रुपीज लेने थे, बट 8 रुपीज का एक्सेस फेस वैल्यू को कवर करने के बाद बच गया था, तो उसने प्रीमियम को कवर कर लिया। ये सब आपको समझाया हुआ है, किसी भी क्लास में चेक करेंगे अगर आप प्रीवियस लेक्चर्स में 92 क्वेश्चन हुआ है, तो वहां पे ये एंट्री बन गई। अब हमें सिर्फ उस एंट्री के थ्रू ये देखना है कि जो बैंक वाला पोर्शन है वो चला गया कैश बुक में, और नॉन कैश ट्रांजेक्शन यहाँ आ गई। बस ऐसे डिवाइड करते जाने हैं। इफ यू नीड मोर एग्जांपल्स तो हम और आगे चलते हैं। देन नेक्स्ट एंट्री क्या है एवरीवन? Share first. यहाँ शेयर फॉरवर्ड नहीं होने किसी के? No, sir. ठीक है, आगे नेक्स्ट है Share first call to share capital to share security premium. बस वो एंट्री यहाँ आ गई बेटा। तो शेयर फर्स्ट कॉल के कितने रिसीव हुए? नेक्स्ट एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। कितने रिसीव हुए फर्स्ट कॉल के? 5700. तो वो यहाँ रिकॉर्ड होगी। और जो रिसीव नहीं हुए 300 आई थिंक अमाउंट, Yes. उसको हम बोलते हैं कॉल्स इन एरियर डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। एक पैटर्न फॉलो कर लो कि हम कॉल्स इन एरियर को शो किया करेंगे, वो अमाउंट यहाँ रिकॉर्ड हो जाएगी 300। तो अलॉटमेंट के टाइम कॉल्स इन एरियर 32 रुपीज थी, अब वो इंक्रीज होके 300 बन गई। दो शेयर होल्डर्स यहाँ पे आ गए आई थिंक, जो हमें फर्स्ट को पे नहीं कर रहे। देन नेक्स्ट एंट्री Share capital account debit, security premium reserves account debit to call in arrears to forfeited share. हाँ जी, तो शेयर फॉरफीचर की एंट्री यहाँ आ गई। तो उस एंट्री में कहीं भी बैंक नहीं है, तो कंप्लीट एंट्री फॉरफीचर की जर्नल में रिकॉर्ड होगी। शेयर कैपिटल डेबिट SPR डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर कैपिटल डेबिट टू SPR डेबिट टू कॉल्स इन एरियर, एंड रिमेनिंग अमाउंट कहां जाएगी? शेयर फॉरफीचर में, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, वो यहां पे रिकॉर्ड होगी एंट्री। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? Share second and final call to share capital to share security premium reserve. तो यहां रिकॉर्ड होगी बेटा शेयर कैपिटल। अब हम फाइनल कॉल के लिए इनवाइट करेंगे। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू SPR।
उसमें से कितनी कॉल रिसीव हुई, फाइनल कॉल? फाइव 880। ठीक है जी, 5880 ये रिसीव हो गया हमें। और यहाँ पे कॉल की कितनी है? वो 5700 रिसीव हुआ है और 180 कॉल जनरेटेड है। ठीक है, 180 की कॉल है। मैं मेन एंट्री लिख के दिखा रहा हूँ, बाकी तो जो नॉर्मल एंट्रीज है वो आनी नहीं यहाँ पे। और यहाँ पे 5700 रिसीव हुए हमें। बेटा आपको बैंक अमाउंट बतानी है, आपने टोटल अमाउंट बता दी शेयर फाइनल कॉल की। तो हम एंट्री क्या पास कर रहे हैं? बैंक अकाउंट डेबिट 5700, कॉल्स इन एरियर डेबिट 180, टू शेयर फाइनल कॉल 5880। नेक्स्ट, फिर इशू की एंट्री क्या है बताओ? बैंक शेयर forfeited to share capital। अमाउंट बैंक की 720, शेयर forfeited की 80, टोटल 800। और देखो इस एंट्री को भी अब हमें क्लासिफाई करना होगा, इस एंट्री को भी हमें सेपरेट करना होगा। इसका जो बैंक वाला पोर्शन है, देखो यहाँ पे बेटा जो इसका बैंक वाला पोर्शन है वो यहां से इसको पिक कर लो, पिक करके ऊपर ले जाओ। बैंक अकाउंट तो ऑलरेडी डेबिट है ही है क्योंकि डेबिट साइड है, टू शेयर कैपिटल लिखना बस आपने। ये रीइश्यू की एंट्री होगी, ब्रैकेट में रीइश्यू लिख सकते हो। बाकी तो पहचान आ रही है ना कि पैसा एप्लीकेशन मनी से आता है पहले। देखो ये सीक्वेंस आपको पहले से पता है, पहले एप्लीकेशन मनी से आएगा, फिर शेयर अलॉटमेंट से, शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल या ओनली फाइनल कॉल, फिर टू शेयर कैपिटल में रीइश्यू 720 रुपीज यहाँ आ गए। तो यहां से ये वाली अमाउंट हट गई, तो बाकी एंट्री क्या बची बताओ? शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो 720 की शेयर कैपिटल कैश बुक के थ्रू रिकॉर्ड होगी लेजर में, बिकॉज कैश बुक के बाद भी हम लेजर बनाते हैं। तो वहां से शेयर कैपिटल अकाउंट लेजर में बनेगा बाय बैंक। और 80 रुपीज का शेयर कैपिटल हमने दिया है किसी को विदाउट टेकिंग मनी, वो डिस्काउंट है, वो शेयर फॉरफीचर में से कवर होगा। तो वो हमने शेयर फॉरफीचर में से कवर करने हैं। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो अब आपके पास ये नॉलेज भी रहेगी, कभी भी अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है आपकी लाइफ में या एग्जाम, स्कूल एग्जाम में, तो आपको सिर्फ डिवाइड करना है, क्वेश्चन उतना ही रहेगा, सॉल्यूशन भी उतना ही है। बस कुछ एंट्री जो बैंक की है वो कैश बुक में शो होंगी, और वो ज्यादा अप्रोप्रिएट मेथड है बिकॉज हमारे पास बैंक अमाउंट रेडी हो रही है साथ साथ में। आपके सामने देखो बैंक का बैलेंस कितना है, बाय बैलेंस कैरिड ऑन। अब हम यहाँ पे बैंक का बैलेंस निकाल सकते हैं ना, वो आपको क्वेश्चन में गिवन होता है आंसर। चेक करें आंसर क्या गिवन है। टू 8,088 28088 ये बैलेंस शीट टोटल है। जब मैं आपको बैलेंस शीट करवाऊंगा तब आप समझ जाओगे कि बैंक अमाउंट ही बैलेंस शीट का टोटल होती है, क्योंकि कोई और एसेट तो क्रिएट हुई नहीं यहाँ पे। लायबिलिटी साइड में बहुत कुछ है, शेयर कैपिटल है, एसपीआर है, लेकिन इन सब के अगेंस्ट एसेट कौन सी क्रिएट हुई है कंपनी के पास? बैंक। तो 28088 आना चाहिए आंसर हमारा। चेक करो इतना आ रहा है। चेक करो बेटा क्या ये आंसर आ रहा है? नेटवर्क कनेक्शन बेटा लॉस्ट हो गया है, तो मैं अभी रिकॉर्डिंग को यहीं पे पॉज कर रहा हूँ। यस बेटा स्टार्ट करें यहाँ से फिर से। नेटवर्क इशू था थोड़ा सा, रिजोल्व हो गया।
तो हम कैश बुक में थे, तो कैश बुक का बैलेंस कितना आ रहा है चेक करिए। आंसर के मुताबिक 28088 आना चाहिए। इतना आ रहा है या नहीं, चेक करो। Yes. तो इस तरह का टोटल आ रहा है यस 31,688। और 31,688 में से 3600 माइनस करेंगे तो 28088 बन जाएगा। तो ये आपका क्लोजिंग बैलेंस है। इसे हम दो चीजें कह सकते हैं, ये आपका बैंक बैलेंस भी है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बैंक, बैंक बैलेंस, क्लोजिंग बैंक बैलेंस। और दूसरा ये बैलेंस शीट का टोटल भी है, बिकॉज बैलेंस शीट की एसेट साइड पर कोई और चीज तो है ही नहीं हमारे पास बैंक के अलावा, एज पर दिस क्वेश्चन ओनली। बैलेंस शीट कंप्लीट नहीं बनानी हमें, हमें बैलेंस शीट को बनाना है सिर्फ जितना क्वेश्चन है, एज पर दिस क्वेश्चन, एज पर द शेयर कैपिटल ओनली। तो डेबिट साइड पर बैंक ही है हमारे पास, डेबिट तो कुछ और क्रेडिट हुआ ही नहीं, बाकी चीजें डेबिट हुई क्रेडिट होगी, उनका कोई बैलेंस है ही नहीं हमारे पास। क्रेडिट में दो चीजों का बैलेंस है, एक शेयर कैपिटल का, एक सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का, एक तीसरा शेयर फॉरफीचर का बैलेंस भी है हमारे पास। तो क्रेडिट में तीन चीजें हैं, कौन कौन सी बोली? शेयर कैपिटल, शेयर फॉरफीचर अकाउंट का बैलेंस है क्योंकि पार्शियल इशू है, और तीसरा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का बैलेंस है। लेकिन उन तीनों के अगेंस्ट और इक्वल हमारे पास बैंक बैलेंस है 28,000 समथिंग का। और एक और लास्ट एंट्री होती है जो कैश बुक की नहीं है, आप सबको पता है मैं किस एंट्री की बात कर रहा हूँ। कैपिटल रिजर्व की होती है। हाँ वही कह रहा हूँ, यस वो अभी आया नहीं ना, अभी एंट्री के थ्रू आएगा। अब हमारे पास जितना भी शेयर फॉरफीचर का बैलेंस बचा है, या तो वो सारे का सारा कैपिटल रिजर्व में आएगा या उसका एक पार्ट आएगा। तो इस क्वेश्चन में चेक करो, पार्शियल इशू है या कंप्लीट इशू है, क्या है? हाँ देखो सब लोग, 80 शेयर्स हमने रीइशू किए हैं, जबकि हमने 40 प्लस 60, ये 60 हो गए थे ना अलॉटेड, 40x के 60y के, टोटल 100 शेयर्स हमने फॉरफिट किए हैं, पर उसमें से 80 शेयर्स रीइशू कर रहे हैं, और उस 80 शेयर्स में भी किसके सारे हैं? y के। तो बेटा x के शेयर फॉरफीचर्स का बैलेंस शेयर फॉरफीचर में रहेगा, उतने बैलेंस को छोड़कर बाकी का बैलेंस हम, जैसे हम वर्किंग नोट बनाते हैं उसके थ्रू कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। कितना अमाउंट है कैपिटल रिजर्व का एज पर आंसर? कितना है? 400। अब हमारे पास बेटा अगर बैलेंस शीट हमें बनानी हो, दैट्स वेरी सिंपल। देखो अब ये क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आता है तो दे कैन आस्क यू बैंक बैलेंस, दे कैन आस्क यू कैपिटल रिजर्व बैलेंस, शेयर फॉरफीचर बैलेंस, लायबिलिटी साइड का टोटल कितना आएगा, ये भी वो पूछ सकते हैं। तो अगर लायबिलिटी साइड पे चेक करूं मैं, ये आपकी बैलेंस शीट होती है, जबकि हम ऐसे नहीं बनाते कंपनीज में। कंपनीज में जो बैलेंस शीट है वो वर्टिकल होती है, लेकिन मैं अभी आपको क्लासिकल बैलेंस शीट बना के दिखा रहा हूँ हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, जिससे आप इजीली समझ जाओगे। फिर हम बैलेंस शीट का कॉन्सेप्ट अलग से लेंगे, उस पर तो टाइम लगता है समझाने में उसको। तो देखिए नंबर 1 शेयर कैपिटल, हमारे पास शेयर कैपिटल कितनी है, एक तो उसका बैलेंस आएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का बैलेंस आएगा, कैपिटल रिजर्व का बैलेंस आएगा, शेयर फॉरफीचर और कैपिटल, शेयर कैपिटल एक ही अकाउंट होता है ये बेसिकली, मींस शेयर फॉरफीचर में भी किसका बैलेंस है, शेयर कैपिटल के लिए किसी ने पैसा पे किया था वो हमने रख लिया, फॉरफिट कर लिया, तो शेयर कैपिटल के अंदर ही ऐड करते हैं हम शेयर फॉरफीचर। बट मैं चलो अभी अलग से दिखा देता हूं। इन चारों का जो टोटल आएगा 100% श्योर है वो ये रहेगा, जो आपका बैंक का बैलेंस है बेटा। कैश बैंक कितना है हमारा 28088, और इन सब के इक्वल आपके लिए बैंक बैलेंस डेबिट साइड, दैट इज कॉल्ड एसेट साइड, लायबिलिटी साइड, एसेट साइड 28088 आप चेक कर चुके हो, सेम आता है। ये आपकी बैलेंस शीट है एक हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, जैसे हम पार्टनरशिप में बनाते हैं, सोल ट्रेड में, क्लासिकल फॉर्म यही है बैलेंस शीट की। लायबिलिटीज
आर सोर्सेस जहां से पैसा आता है, एंड एसेट्स आर द एप्लीकेशंस जहां पैसा जाता है, रीजंस। डेबिट ऑलवेज रीजन होता है। अगर आप प्लस वन के बैच में थे तो आप सबने जर्नल बहुत अच्छे से किया होगा, तो वहां ऐसे ही करवाते हैं स्टार्ट में इन द फर्स्ट लेक्चर। डेबिट इज द रीजन, जहां पर सब स्कूल्स में या हर जगह पे डेबिट के एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाया जाता है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, या वो होता है, या डेबिट एक्सपेंसिव, डेबिट एसेट्स। इन सबसे बहुत इजी है समझना कि डेबिट रीजन है। इट्स माय थ्योरी इन प्लस वन टू टीच यू द जनरल चैप्टर बेसिक्स कि डेबिट रीजन है बेटा। जब आपको ये समझ आ जाता है देन फिर आपकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ती रहती है। डे बाई डे आप समझते रहते हो कि बैड डेट्स भी डेबिट है, डेप्रिसिएशन भी डेबिट है। हर वो रीजन जहां पे पैसा जा रहा है या कोई भी चीज आ रही है वो डेबिट है। हर वो सोर्स जहां से पैसा आ रहा है या कुछ भी आ रहा है वो क्रेडिट है। अब बिजनेस में तीन सोर्स होते हैं। सबसे पहला सोर्स बिजनेस का कैपिटल, दूसरा आउटसाइडर लायबिलिटीज, और तीसरा बिजनेस की इनकम या गेन। तो पैसा जा तो इनकम से आता है, जैसे मुझे आप फीस देते हो, ये तो आपका जा तो मेरे पास पैसा आपकी फीस से आता है, या मुझे कोई गेन होता है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, या मैं लोन लेता हूं बैंक से लाइबिलिटीज, या मैं खुद का पैसा लगाता हूं बिजनेस में। तो बिजनेस के पास पैसा तीन जगह से आएगा, वो दो जगह पे लगेगा, एंड वो दोनों चीजें रीजन है, एक्सपेंसेस एंड एसेट्स। तो बैलेंस शीट में हम कैपिटल, लायबिलिटी एंड एसेट्स दिखाते हैं। इनकम एक्सपेंसेस का डिफरेंस हमारा प्रॉफिट बन जाता है, और प्रॉफिट हमारी कैपिटल में ऐड हो जाता है। कंपनीज में हम वही चीज रिजर्व से दिखाते हैं अलग से। खैर ये हमारा आज टॉपिक नहीं है, मैं जस्ट एक बेसिक्स में जा रहा था कि बैलेंस शीट का जो कॉन्सेप्ट है वही आपके बेसिक फंडामेंटल्स है। लायबिलिटी साइड पर क्रेडिट साइड है वो हमारी, और ये डेबिट साइड है। तो शेयर कैपिटल के चैप्टर में भी क्या हो रहा है, डेबिट्स और क्रेडिट्स में हम दोनों को बराबर कर रहे हैं। जितनी अमाउंट डेबिट हो रही है उतनी अमाउंट उसके अगेंस्ट क्रेडिट हो रही है। और लास्ट में कोई भी क्वेश्चन हो, यू विल हैव दीज फोर बैलेंसेस, शेयर कैपिटल, एसपीआर, कैपिटल रिजर्व, शेयर फॉरफीचर। अब आप मुझे इन चारों बैलेंसेस का मीनिंग सॉरी अमाउंट बताओगे। जिन्होंने क्वेश्चन ट्राई किया प्रॉपर अच्छे से, 92 क्वेश्चन क्लास में भी किया था हमने, वो बेटा ऐड करो। अब जहां जहां शेयर कैपिटल क्रेडिट हुई है उसको ऐड करो, करो ऐड। और जहां भी आपने शेयर फॉरफिट किए हैं, शेयर कैपिटल डेबिट हुई है, उसको माइनस कर दो। प्लस माइनस करके कितना आंसर आएगा बताओ। अदर स्टूडेंट, एसपीआर का बैलेंस देख लो बेटा कितना है। जहां जहां सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट हुआ है उन सबको ऐड करो, और फॉरफीचर के टाइम आपने एसपीआर को डेबिट किया है वो माइनस करो। तो एसपीआर का बैलेंस आ जाएगा। मीन्स हम एक तरह से अकाउंट बना रहे हैं ना, प्लस माइनस करके हम क्या बना रहे हैं, लेजर में अकाउंट। अगर एसपीआर की नेचर क्रेडिट है तो उसके क्रेडिट को ऐड कर लो, अगर वो डेबिट हुआ है तो माइनस कर दो। सेम वे में शेयर कैपिटल है। कैपिटल रिजर्व का आंसर मुझे पता ही है, 400 है। और शेयर फॉर फ्यूचर में कितना बैलेंस रह गया वो भी चेक करो। शेयर फॉर फ्यूचर 2 बार क्रेडिट हुआ है और 2 बार डेबिट हुआ है। तो बैलेंस बताओ शेयर फॉर फ्यूचर का। तो शेयर कैपिटल का 19,800 आ रहा है मेरा। और एसबीआई का चेक करो सब लोग।
तो शेप ऑफ फीचर का 120 आ रहा है। किसका? शेप ऑफ फीचर का और एसपीआर का बैलेंस 7768 कितना बेटा? 7768 अब हम इन चारों को ऐड करो, आपका यही आंसर आएगा। 100% गारंटी है इस चीज की। मैच हो गया? यस सर। ये बैलेंस शीट है बेटा। अगर सिंपल फॉर्मेट में देखें तो ये सिंपल फॉर्मेट है जहां आपके पास 4 क्रेडिट बैलेंसेस हैं और एक डेबिट बैलेंस है, बैंक बैलेंस। ये बैंक बैलेंस हमें कैश बुक से मिल जाता है, और अगर आप किसी क्वेश्चन में कैश बुक नहीं बना रहे, यहाँ तो बना रहे थे ना कैश बुक, तो इसलिए हमें वहां से मिल गया। अगर आप किसी क्वेश्चन में कैश बुक नहीं बनाते तो भी क्या करोगे, जितनी बार बैंक डेबिट हुआ है बैंक को प्लस कर लो। अब इस क्वेश्चन में आपके सामने है बेटा कैश बुक, इस क्वेश्चन में बैंक 5 बार डेबिट हुआ है और 1 बार क्रेडिट हुआ है। जब वो क्रेडिट होता है तो उसको माइनस कर दो, तो प्लस माइनस करके जो आंसर आएगा 28,000 समथिंग, वो आपका बैंक बैलेंस होगा। तो किसी भी क्वेश्चन में आप बैंक बैलेंस कैलकुलेट कर सकते हो। शेयर कैपिटल का बैलेंस, क्रेडिट्स को ऐड कर लो, डेबिट को माइनस कर दो। कोई भी अकाउंट है बेटा उसकी एक बेसिक नेचर है। शेयर कैपिटल की, एसपीआर, कैपिटल रिजर्व, शेयर फॉर फ्यूचर, इनकी बेसिक नेचर क्या है, क्रेडिट, इसलिए वो क्रेडिट साइड रहते हैं, लायबिलिटी साइड। बैंक की बेसिक नेचर क्या है, डेबिट। लेकिन अगर हम इसकी नेचर के अगेंस्ट इनको डेबिट या क्रेडिट करते हैं तो वो माइनस हो जाते हैं। तो दैट्स वाई शेयर कैपिटल का माइनस होगी जब वो डेबिट होगी, एसपीआर का माइनस होगा जब वो डेबिट होगा, लेकिन बैंक बैलेंस का माइनस होगा जब वो क्या होगा, हाँ जी, जब वो क्रेडिट होगा। इस तरह से आप कभी भी लेजर अकाउंट्स बनाए बिना, इस टेक्निक को बोलते हैं जर्नल या कैश बुक से डायरेक्टली बैलेंस शीट तक पहुंचना, जिसके बीच में लेजर और ट्रायल बैलेंस बनता है। हमने दोनों को स्किप कर दिया, हमने अकाउंट्स को प्लस माइनस करके बैलेंस निकाला और उसको सीधा बैलेंस शीट में लिख दिया, बैलेंस शीट मैच होगी आपकी, आपके सामने है। लेकिन शेयर कैपिटल चैप्टर में बेटा बैलेंस शीट ऐसे नहीं बनती। कैसे बनती है वो एक फुल फ्लेज्ड लेक्चर में आपके साथ स्टार्ट कर रहा हूं आज। कल क्लास होगी, टाइमिंग हम डिस्कस कर लेंगे लास्ट में ग्रुप के अंदर भी। और कल हम एक इंपॉर्टेंट केस लेंगे बेटा, आई रिक्वायर मैक्सिमम 1 आवर टाइम। आपके डाउट्स के साथ 1.5 घंटा कर सकते हैं हम इसको। तो कल क्लास में वेंडर केस होगा और चैप्टर विल बी ओवर टुमारो। आपके ये 10 क्वेश्चन इनफ है सब्जेक्टिव जो आपने किए हैं। रेस्ट अगर आपको करने हैं तो इससे पहले 1 to 80 क्वेश्चन आपके पास है, वो आप कर सकते हो। उसमें से वेंडर वाला जो केस है वो जब हम करेंगे तो उसके क्वेश्चन वहां से प्रैक्टिस करेंगे, डोंट वरी। उसके बीच वाले क्वेश्चन हम कर लेंगे, उनको छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चन सेम है। अब देखा ना 81 से 92 सेम है, तो बाकी क्वेश्चन भी सेम है। आप अपनी चॉइस बेसिस पे कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हो, और जब भी करो आपसे नहीं होता, आंसर मैच नहीं होता, तो क्वेश्चन लेके आओ। बिकॉज हमारे लिए अब सब्जेक्टिव पार्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा जितनी प्रैक्टिस की नीड है कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए। सिर्फ कॉन्सेप्ट्स, कैलकुलेशंस, इन दो को समझने के लिए जितना सब्जेक्टिव नीड है, रिक्वायर्ड है, उतना ये 10 क्वेश्चंस हैं। रेस्ट क्वेश्चंस आप अपनी चॉइस से कर सकते हो, आपको सेम मिलेंगे। सिर्फ वो वेंडर केस बीच में आएगा नया, प्रमोटर केस आएगा, वो मुझे पता कहाँ है, मैं क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करके आपको वो करवा दूंगा कल संडे को। मंडे ऑनवर्ड्स हम जब ट्यूसडे को मिलेंगे तो ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट्स की बात करेंगे। सिर्फ आपके डाउट चलते रहेंगे एंड हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। फिर उसके साथ मैं आपको एडमिशन चैप्टर की ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट्स भी करवा दूंगा। मैं तो ये चाहता हूँ कि हम सेकेंड और फर्स्ट बुक को कंप्लीट करके ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव उसके टेस्ट लेकर ही थर्ड बुक में एंटर करें। बिकॉज अब न्यू टाइप के क्वेश्चन आ गए बेटा, ऐसा नहीं कि सिर्फ एमसीक्यूज आएंगे, केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं, वो सारे बन रहे हैं आजकल। हम उन क्वेश्चंस की कलेक्शन कर रहे हैं, हमारे पास क्वेश्चंस जो बुक्स में से मिल रहे हैं हमें, वो भी जो हमारे पैन इंडिया या नेशनल लेवल पे ग्रुप्स बने हुए हैं उसमें बहुत स्टडी मटेरियल आता है। मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा जैसे जैसे मेरे पास आता रहेगा, वो भी है। हमारी खुद की जो असाइनमेंट्स बनी थी लास्ट ईयर तक वो भी है, प्लस कुछ नए क्वेश्चन जो हमें बनाने होते हैं अपनी तरफ से, वो सब एड अप करके हम कुछ असाइनमेंट्स आपके लिए रेडी कर रहे हैं। बिकॉज अब सिर्फ उन असाइनमेंट्स की इंपॉर्टेंस रहेगी कि आप 40 क्वेश्चंस को
ऑब्जेक्टिव फॉर्म में कैसे सोल्व करते हो, कितनी फास्ट करते हो सोल्व। सेम ऐसा ही इकोनॉमिक्स में रहेगा, वहां भी हम ऐसे ही करने वाले हैं, दोनों का सेम रहेगा। तो इसमें सब्जेक्टिव फॉर्म पे ज्यादा पार्ट, सब्जेक्टिव पार्ट पे ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है आपको, रेस्ट आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। आज का लास्ट टॉपिक मैं आपके स्टार्ट कर रहा हूँ, बैलेंस शीट। अब हम ये बैलेंस शीट बना रहे हैं कंपनी की बुक्स में। तो सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ कंपनी आएगा ऊपर, इन द बुक्स ऑफ कंपनी, कंपनी का नेम आ जाएगा बेटा, बैलेंस शीट एज एट डेट आ जाएगी। अब बिकॉज ये हम कोई एक्चुअल बैलेंस शीट नहीं बना रहे अभी यहाँ पर, जस्ट ये एक एज एन एक्सट्रैक्ट है। अदरवाइज हम पहले इसके ऊपर काफी क्वेश्चन करते थे, बिकॉज आपको ये बैलेंस शीट 4 मार्क्स में आती थी एग्जाम में, अब तो आनी नहीं है बिकॉज ऑब्जेक्टिव पार्ट है। तो इसलिए बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन, वर्किंग नोट्स, वो सब चीजें पहले इंपॉर्टेंट होती थी। अभी आपको जस्ट नॉलेज सेक पे लेनी है कि हम कैसे बनाते हैं, बस वो देखना है। फिर कंप्लीट बैलेंस शीट आपको बुक 3 में करवाएंगे, 4th चैप्टर, चैप्टर 1 बैलेंस शीट के ऊपर ही है। तो इन द बुक्स ऑफ कंपनी बैलेंस शीट एज एट डेट, और बैलेंस शीट स्टार्ट होगी बेटा। बैलेंस शीट का फॉर्मेट कैसा होता है देखिए ध्यान से। ये फॉर्मेट रेडी करिए बेटा आप जल्दी से। हाँ जी, बन गया बेटा सबका फॉर्मेट। यस सर। देखो Yes, पर्टिकुलर्स, sir. पर्टिकुलर्स मीनिंग पता है आपको, नोट्स टू अकाउंट्स। बिकॉज जब हम बुक 3 में जाएंगे वहां आपको बताएंगे कि जब कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट, उनके वर्किंग नोट्स नहीं होते, उनके नोट्स होते हैं, नोट्स टू अकाउंट्स। जैसे हम वर्किंग नोट आते हैं ना, तो हम यहाँ बैलेंस शीट के अंदर बनाएंगे नोट्स टू अकाउंट्स। मींस अगर शेयर कैपिटल अकाउंट है एक, तो शेयर कैपिटल का अमाउंट कितना है, क्या है, उसकी प्रेजेंटेशन, वो सब कुछ उसके नोट नंबर 1 में आएगी, नोट्स टू अकाउंट्स। फिर करंट ईयर की फिगर्स, प्रीवियस ईयर की। अब प्रीवियस ईयर तो हमारे पास नहीं है, वो तो हम ऐसी फॉर्मेलिटी से एक मैंने बना दिया कॉलम, अदरवाइज ये कॉलम अभी आपके लिए ब्लैंक रहेगा। अगर आप इस कॉलम को नहीं भी ड्रॉ करते तब भी चलेगा, ठीक है। तो पर्टिकुलर्स, नोट्स टू अकाउंट्स, करंट ईयर। तो सबसे पहले जो हमारा हेडिंग है बेटा, उस हेडिंग का नाम है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। कंपनीज में लायबिलिटी साइड का कंप्लीट नेम क्या है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। क्या है बोलो,
इक्विटी एंड लायबिलिटीज। अब इक्विटी एंड लायबिलिटीज के हेडिंग में हमारा जो फर्स्ट हेडिंग है, ये जो होता है ना, ये रोमन नंबर 1 होता है, रोमन नंबर 1 ऐसे, ये सब फिक्स है, स्टैंडर्ड है। खैर अभी तो आपको टेंशन नहीं है क्योंकि आपको एग्जाम में बैलेंस शीट ड्रॉ करने के लिए नहीं आएगी, किसी भी चैप्टर की नहीं आएगी, नहीं तो ये आती होती थी अलग से 4 मार्क्स में। बट अगर सब्जेक्टिव बनानी पड़े आपको किसी भी क्लास में जाके या आगे फर्दर टर्म 2 में, तो फर्स्ट जो हेडिंग है वो है रोमन नंबर 1 इक्विटी एंड लायबिलिटीज। उसके बाद फिर 1 नंबर, उसका नेम है शेयर होल्डर्स फंड। बिकॉज सबसे पहले हम शेयर होल्डर्स का पैसा दिखाते हैं, शेयर होल्डर्स फंड लिखो सब लोग। एस के बाद पोस्ट ऑफिस आएगा, शेयर होल्डर्स फंड। और उसके बाद फिर ए, उसका जो फर्स्ट पार्ट है शेयर कैपिटल। अब आपका जो ये जो 1 है, देखो ध्यान से, ये 1 बिल्कुल ई के नीचे से स्टार्ट होगा, और जो आपका ए है वो एस के नीचे से स्टार्ट होगा। मीन्स हेडिंग का सब हेडिंग स्टार्ट हो गया, समझे ना। जब हम एस के नीचे लिखेंगे ए, तो वो हेडिंग का सब हेडिंग बन जाता है। इक्विटी एंड लायबिलिटीज हमारा मेन हेडिंग है, जिसको हम बोलते हैं लायबिलिटी साइड। बिकॉज कंपनीज अपनी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड को बोलती हैं कि इक्विटी मीन्स जो पैसा हमारे शेयर होल्डर्स का है, और लायबिलिटीज मीन्स जो पैसा बाहर वालों का है, आउटसाइडर्स का है। फिर 2 तरह की लायबिलिटीज होती हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज। ये सब डिटेल आपको बुक 3 में मिलेगी। बुक 3 बेटा इसी के ऊपर है, कंपनी की बैलेंस शीट को पहले याद करो, फिर उसका कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाओ, कॉमन साइज स्टेटमेंट, फिर उसकी अकाउंटिंग रेशियोज बनाओ, फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट। फुल चैप्टर बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स पे है, फुल बुक सॉरी, जिसका नेम ही ये है, एनालिसिस टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एनालिसिस टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब है नंबर 2 बी। बी में आते हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स मींस कंपनी के पास जो पैसा रिजर्व में पड़ा होता है सेविंग्स में, जैसे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ये भी एक रिजर्व है। कैपिटल रिजर्व, ये भी रिजर्व है। सरप्लस मींस प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस। हर साल के एंड पे हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में एक बैलेंस बचता है जिसको हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट। तो वो नेट प्रॉफिट यहां रहता है। उस नेट प्रॉफिट में से जितना हम शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे देते हैं वो माइनस हो जाता है, या किसी रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं यहां से, वो माइनस हो जाता है, रिजर्व में प्लस हो जाता है। तो ये एक हेडिंग इन सब चीजों के लिए है। जो भी पैसा हमें बांटना होता है जिसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशंस, वो सब सरप्लस में से होती है। तो एक हेडिंग हो गया रिजर्व्स एंड सरप्लस, जिसका सीक्वेंस है बेटा एक, उसका सीक्वेंस क्या है कि सबसे पहले आता है सीआर। मैं रिजर्व्स एंड सरप्लस का सीक्वेंस यहां लिख रहा हूं, बट बुक 3 में जाके हम बहुत अच्छे से याद करेंगे, इसलिए यहां पे हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। सीआर कैपिटल रिजर्व, सीआरआर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। इनके मीनिंग क्या है ये सब मैं आपको बुक 3 में बताऊंगा, यहां नहीं, क्योंकि यहां उसकी कोई रेलेवेंसी नहीं है। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व एक रिजर्व होता है जब हम अपनी कैपिटल को रिडीम करते हैं, मीन जब उनका पैसा वापस करते हैं। जब हम इक्विटी शेयर्स का पैसा वापस करते हैं, बाय बैक ऑफ शेयर्स बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, बाय बैक, शेयर्स को वापस बाय करना, तब एक सीआरआर बनता है। बट वो आपके प्लस 2 का सिलेबस है ही नहीं, बस एक एज ए नेम आपको याद करना है, सीआरआर। उसके बाद जो थर्ड आपके लिए कंसर्न है जो आपने कर लिया, वो है एसपीआर, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो एसपीआर थर्ड नंबर पे है। देन फिर उसके बाद आते हैं रिवैल्यूएशन रिजर्व्स, डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व्स, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, डीआरआर, बहुत कुछ है ऐसे। और लास्ट में आता है सरप्लस, क्योंकि ये तो रिजर्व्स हो गए ना, और हमारे हेडिंग का नेम क्या है, रिजर्व्स एंड सरप्लस। अगर किसी को इमरजेंसी हो तो हम बुक 3 के लेक्चर्स में आपको ऐड कर सकते हैं। बुक 3 का बैच ही अलग बना हुआ है, तो वो कोई भी स्टूडेंट जब मुझे रिक्वेस्ट देता है तो मैं उसको बुक 3 के बैच में ऐड कर देता हूँ। आपके स्कूल में अगर बुक 3 स्टार्ट होगी है, या अगर आपको लगता है सितंबर में आपको
बुक 3 का चैप्टर्स भी आ रहे हैं, क्योंकि सितंबर तक हम बुक 3 को नहीं कर पाएंगे, अगस्त के एंड तक हम अभी बुक 1 बुक 2 में रहेंगे। तो अगर आपको लगता है सितंबर के एग्जाम में आपको आ रही है या स्कूल के किसी भी एग्जाम में आ रही है, तो आप उस बैच में ऐड हो सकते हो, वहां आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी, आप देख सकते हो, सब समझ आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो बहुत ईजी बुक है, आपको रिकॉर्डिंग से ही समझ आ जाएगी। बाकी फिर हम करेंगे बाद में, कम डिटेल में करेंगे। तो वहां आपको फर्स्ट चैप्टर के 8-10 लेक्चर्स मिलेंगे, तो जहां आपको ये सब मिलेगा कि रिजर्व्स एंड सरप्लस में सीक्वेंस है एक, CR CRR SPR DRR सरप्लस, और भी रिजर्व्स होते हैं, ठीक है। तो अब हमें इनमें से ये 2 चाहिए, तो ठीक है। उसके बाद फिर नंबर C भी होता है एक, शेयर वारंट्स। सी भी होता है एक, शेयर वारंट्स। कई बार कंपनी शेयर वारंट इशू करती है, मींस कंपनी कई बार इमरजेंसी में जब पैसा चाहिए होता है कंपनी को, तो कंपनी शेयर्स इशू करने की बजाय एक शेयर वारंट इशू कर देती है, बाद में वो वारंट्स शेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। मींस एक टेम्परेरी तौर पे हमें पैसा चाहिए, तो एक वारंट इशू करो, उसमें लिख के दे दो कि हमारे पास पैसा आया है, तो कंपनी का वो पर्सन आपका एक टेम्परेरी शेयर होल्डर बन जाएगा। जब टाइम हो बाद में, तो आप उसको शेयर कैपिटल में कन्वर्ट कर लो। तो वो चीज तो आपके रेफरेंस में ज्यादा है नहीं, वो जस्ट एक वर्ड एज ए याद करना है आपको कि सी भी होता है। उसके बाद फिर एक सेकंड हेडिंग होता है जो आपको आता है, तो सी तो हमें हमें नहीं याद करना, वो तो आपके रेफरेंस में नहीं है। फिर आपके पास एक सेकंड आता है बेटा, वो है एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड पेंडिंग अलॉटमेंट। कई बार हमें एप्लीकेशन मनी मिल जाती है, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड पेंडिंग अलॉटमेंट, क्योंकि अभी अलॉटमेंट की डेट आई नहीं। इट मीन आपने फर्स्ट एंट्री पास की, कौन सी होती है फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। जैसे आपने फर्स्ट एंट्री पास की, ईयर क्लोज हो गया, 31 मार्च 2021 डेट आ गई। इट मीन अगर 31 मार्च तक आपको एप्लीकेशन मनी मिल जाए, लेकिन किसको शेयर्स देने हैं किसको नहीं देने, मीन जो आपकी सेकंड एंट्री है, वो सेकंड एंट्री अगर अप्रैल में होनी हो, तो बेटा एक बार तो बैलेंस शीट में क्या दिखाई देगा, जो पैसा आया वो बैंक में तो पड़ा है, उस पैसे का सोर्स क्या है, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। बट क्या आपने अलॉटमेंट कर दी, नहीं, वो तो अप्रैल में होनी है। अप्रैल में जाके क्लियर होगा कि किसको शेयर्स देने हैं, किसको प्रोराटा बेसिस पे देने हैं, किसको नो अलॉटमेंट है, किसको फुल अलॉटमेंट है, किसका पैसा रिफंड करना है। वो सब बातें तो सेकंड एंट्री में डिसाइड होती हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री, सबको पता है सेकंड एंट्री क्या है। यहाँ पर हम सब लोग उस स्टेज पे हैं जहां हमें फुल चैप्टर आता है। तो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड पेंडिंग अलॉटमेंट, अगर पैसा है आपके पास वो यहाँ शो होगा, लेकिन वो भी अब यहाँ पे रेफरेंस में नहीं है, वो जस्ट हमें एक एज ए वर्ड याद करना है। बट एज पर शेयर कैपिटल आपको नहीं आएगा, क्योंकि आपको फर्स्ट एंट्री के बाद थोड़ी बोल देंगे बैलेंस शीट बनाओ, मैं आपको सिर्फ बैलेंस शीट के कंटेंट्स बता रहा हूँ। तो आपके काम के 2 ही कंटेंट हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस। फिर नंबर 3 पे आता है नॉन करंट लायबिलिटीज, वो पैसा जो कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए मिलता है, जैसे बैंक से लोन लेना, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेना लोन, या कंपनी पब्लिक से लोन लेती है जिसे बोलते हैं डिवेंचर्स, जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है सिलेबस में, टर्म 2 के सिलेबस में है, अभी नहीं है, डिवेंचर्स। तो वहां नॉन करंट लायबिलिटीज में आता है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म सोर्स होते हैं, कंपनी को पैसा लॉन्ग टाइम के लिए मिलता है और आपको 10-15 साल के बाद वापस करना है, या 5 ईयर्स के बाद, मोर देन 1 ईयर होता है वो, बट आपके लिए अभी ये रेलेवेंस भी नहीं है। फोर्थ होता है करंट लायबिलिटीज, ये सब आप वर्ड्स +1 में जानते भी थे एज ए थ्योरी। करंट लायबिलिटीज, अभी +1 का लेक्चर कल हुआ है मेरा इसके ऊपर, क्योंकि हम +1 की थ्योरी कर रहे हैं अभी इन दिनों में। उनको मैंने 3 चैप्टर्स करवा दिए, जर्नल, लेजर, अकाउंटिंग क्वेश्चन। उन 3 चैप्टर्स को जिसने कर लिया बेटा वो 2 मंथ्स में ना, वो बेसिक्स में कभी पीछे नहीं जा सकता। मैं इसलिए आप सबको ऑफर करता हूँ, वेन एवर इट्स माई रूल, जब भी +1 में वो चैप्टर होते हैं, मैं +2 में जरूर आपको एक बार बोलता हूँ कि बेटा वहां पे आओ। फिर आपकी चॉइस है, कंपल्शन तो नहीं कर सकते आपके लिए, यू हैव चॉइस। बट अगर किसी ने 2 मंथ्स वो लगा ली मेरे साथ, मई एंड जून, या जुलाई का हाफ मंथ चलता है, तो वो 2 से 2.5 महीने मेरी पूरी जो रिसर्च है, बेसिक्स पे कमांड है, वो हम शेयर करते हैं स्टूडेंट्स के साथ। अब जो स्टूडेंट +1 के यहाँ पे हैं आपके बैच में, उनके अगर वो बेसिक स्ट्रॉन्ग है, तो बेटा ऑब्वियसली वो आगे रहेंगे आपसे या किसी से भी। तो आपके वो बेसिक स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। अब +2 में आप जितना भी हार्डवर्क करते हो, कई बार वो रिजल्ट नहीं देता आपको, रीजन +1 होती है। +1 में अगर आप वीक होते हो,
+2 में जाके भी हम वहां उस लेवल पे जान सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं फाउंडेशन जो है हमारी वो वीक है, तो वहां उसको ठीक करना पड़ता है, रिपेयर वहां करनी पड़ती है हमें, रिपेयरिंग की नीड होती है वहां पे हमें। किया तो आपने सब कुछ ही आपको आता है, तो कहीं ना कहीं रिपेयरिंग की नीड है। तो जिसको वो अच्छे से फाउंडेशन मिली है वो देखो +2 में कहीं रुकता नहीं है, उसे सब समझ आता है और फिर वो अपना टारगेट सेट कर सकते हैं कुछ भी। तो +1 की थ्योरी चैप्टर्स अभी चल रहे हैं, किसी का अगर इंटरेस्ट हो तो यू आर मोस्ट वेलकम। आपके लिए कोई चार्जेस नहीं बेटा, सिर्फ आपको अपना टाइम स्पेंड करना है। नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, ये थ्योरी पार्ट में भी कल हुआ है। हम सेकंड चैप्टर कर रहे हैं अकाउंटिंग टर्म्स, वहाँ जीएसटी चैप्टर भी हो गया, 4 मेडिकल चैप्टर हो गए, तो अब थ्योरी स्टार्ट हुई है। इन 4 चैप्टर्स के बाद ही मोस्टली हम थ्योरी स्टार्ट करते हैं। तो बुक कीपिंग इंट्रोडक्शन हो चुका है, सेकंड चैप्टर अकाउंटिंग टर्म चल रहे हैं, वहां लायबिलिटीज की बात हमने कल की थी। तो कल वहां पे बात हुई थी नॉन करंट लायबिलिटीज क्या है, जो लॉन्ग टर्म के लिए हैं और जो शॉर्ट टर्म के लिए हैं, जिसको बोलते हैं क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, रेंट आउटस्टैंडिंग, वो करंट लायबिलिटीज है। लेकिन अभी ये दोनों वर्ड्स आगे सब हेडिंग्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। करंट लायबिलिटीज के भी 4 सब हेडिंग्स हैं, करंट लायबिलिटीज की भी 4 सब हेडिंग्स है, नॉन करंट के भी और करंट के भी, बट वो अभी हमारा रेफरेंस नहीं है। ये सब कुछ आपको कहाँ आएगा बेटा, बुक 3 में, बुक 3 का चैप्टर 1। तो अभी जो मैंने 5-10 मिनट्स में बोल दिया वो बुक 3 में जाके 5 to 10 लेक्चर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। गॉट इट? तो इसलिए वहां जाके डिटेल में बात करेंगे। जस्ट आपको बताया कि कंपनी की बैलेंस शीट ऐसी होती है, उसकी लायबिलिटी साइड मतलब इक्विटी एंड लायबिलिटीज होती है, वहां 4 सब हेडिंग्स होते हैं, शेयर होल्डर्स फंड, एप्लीकेशन मनी, नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज। बट इनमें से आज हमारी जो रिक्वायरमेंट है एज पर दिस चैप्टर ओनली, बिकॉज हमें सिर्फ इस चैप्टर की बैलेंस शीट बनानी है, वो भी किससे रिलेटेड, शेयर कैपिटल से रिलेटेड। तभी हम ये क्या लिखते हैं, एज एन एक्सट्रैक्ट, मींस ये एक छोटा सा पार्ट है, नोट द फुल बैलेंस शीट। हम सिर्फ उतना शो कर रहे हैं जितनी इंफॉर्मेशन हमारे पास है। तो आपके पास सिर्फ ये 2 इंफॉर्मेशन है बेटा, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस। ये सब बातें समझ आ गई सबको एवरीवन? समझ आ गई बेटा सबको? यस सर। फिर उसके बाद आता है रोमन नंबर 2। रोमन नंबर 2 होता है एसेट्स, कंपनी की एसेट्स क्या सी है। तो एसेट्स में भी नंबर 1 एसेट होती है नॉन करंट एसेट। फिर नॉन करंट एसेट्स में ए होता है, बी होता है, सी होता है, बहुत कुछ होता है। ए होता है टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स। बी होता है इनटेंजिबल एसेट्स। सुने हुए वर्ड्स ना ये सारे। तो नॉन करंट एसेट्स का पहला है टेंजिबल एसेट्स। फिर टेंजिबल एसेट्स में फिर नंबर 1 ये आता है। फिर अगर हम ए के बाद जाएंगे ना तो नंबर 1 हमें ये मिलेगा, मीन्स जो 4th क्लासिफिकेशन है, पहला रोमन नंबर 1, फिर आपका नेचुरल 1, मैथमेटिकल जो हम 1 लिखते हैं, फिर ए, उसका फिर आगे सब हेडिंग 1 2 3। तो टेंजिबल एसेट्स के अंदर 1 होता है फिक्स्ड एसेट, ठीक है। तो इस तरह से ये क्लासिफिकेशन है, लेकिन अभी हमें वो नहीं चाहिए, अभी हमें वो नहीं चाहिए। उसके नंबर 2 आता है, नंबर 2 लिख दो यहां पे सीधा। नंबर 2 आता है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स के भी आगे 6 सब हेडिंग्स है, 1 2 3 4 5 6। उसमें जो ए आता है वो है करंट इन्वेस्टमेंट, बी इन्वेंट्रीज, फिर उस इन्वेंट्रीज के अंदर फिर 1 2 3 चलता है। तो ये सीक्वेंस है, पहला ये वाला नंबर, फिर ये नंबर, फिर ए बी सी डी, फिर 1 2 3। तो फिर बी के आगे पार्ट्स होते हैं, मींस हमारी इन्वेंट्रीज कितने तरह की होती हैं, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश स्टॉक, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, ऐसे आपके पास 6 आइटम्स हैं। देन सी आता है ट्रेड रिसीवेबल्स। ये कंप्लीट बैलेंस शीट हमें याद करनी पड़ती है, हमें रूटीन में याद हो जाती है, बिकॉज +2 से लेकर बीकॉम तक 4 साल हम इसी बैलेंस शीट पे वर्क करते हैं बेटा। जैसे आप बीकॉम में जाओगे आपको कंपनी की बैलेंस शीट आएगी, ट्रेड रिसीवेबल्स, फिर उसके सब हेडिंग्स हैं। उसका नंबर डी होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जहां हमें वर्क करना है इस चैप्टर में, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो 1 मिनट के लिए होल्ड कर रहा हूं।
प्लस हेलो, आ रही साउंड बेटा आपको? ठीक। Yes, sir. सो इतना समझ आ गया सबको या कोई डाउट है किसी को? सो ए आएगा, करंट एसेट्स वाला बता दो एक बार फिर से। करंट एसेट्स के अंदर 6 करंट एसेट्स होती हैं, मींस टाइप्स ऑफ करंट एसेट्स। ए है करंट इन्वेस्टमेंट्स, वो पैसा जो आप शॉर्ट टाइम के लिए लगाते हो, शॉर्ट टाइम 3 मंथ्स 4 मंथ्स 6 मंथ्स। बी इन्वेंट्रीज, जो आपका स्टॉक होता है, जहां जहां पैसा आप एज ए स्टॉक रखते हो, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स। थर्ड होते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स, आपके डेटर्स। ये हमें नहीं चाहिए अभी कुछ भी, इसलिए मैं डिटेलिंग में नहीं जा रहा ना, सिर्फ आपको बता रहा हूं कि करंट एसेट्स क्या होती है और उसकी टाइप्स हैं। हमें यहाँ ये नहीं चाहिए बिकॉज शेयर कैपिटल में इसका कोई रोल नहीं है। हमें चाहिए डी। यहाँ पे डी है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, सी फॉर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में दो चीजें आती हैं, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, तो हमारा जो बैंक बैलेंस है वो इसमें आता है, तो वो हमें चाहिए यहाँ पे क्योंकि हमें बैंक बैलेंस शो करना है। फिर ई और एफ दो अलग अलग चीजें हैं जो भी हमें नहीं चाहिए, जैसे शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, जो शॉर्ट टाइम के लिए हम लोन किसी को देते हैं, अगर एडवांस किसी को देते हैं, प्रीपेड सैलरी होती है जैसे, कोई भी ऐसा एडवांस होता है, या अदर करंट एसेट्स, जो करंट एसेट्स ऊपर नहीं आई वो सब। लेकिन अभी हमें इन सब की नीड नहीं है क्योंकि बुक 3 में चैप्टर 1 इन्हीं पे सब कुछ है, तो अभी हमें कुछ नहीं चाहिए। ये सिर्फ बताना था मैंने एक बार फॉर्मेलिटी से कि ऐसा से एक बैलेंस शीट होती है। अभी हमें एसेट्स के अंदर क्या चाहिए, सिर्फ क्या चाहिए बेटा एसेट्स के अंदर? कैश। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो हमें हेडिंग को देना पड़ेगा करंट एसेट्स का, हेडिंग देना पड़ेगा करंट एसेट्स का। वो भी तब करना है अगर हमें कहते हैं बैलेंस शीट बनाओ। समटाइम लिखते हैं शो शेयर कैपिटल हेडिंग, तो सिर्फ हमें ये दिखाना है बस और कुछ नहीं। कई बार लिखते हैं शो शेयर होल्डर्स फंड। अभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपको बोलेंगे टोटल ऑफ शेयर होल्डर फंड कितना है, तो आपको वो कैलकुलेट करना होगा। चाहे आपको बनाना नहीं आएगी, ये आपको कैलकुलेशन तो उतनी आएगी। शेयर होल्डर्स फंड अगर दिखाना है तो आपको दोनों दिखाने पड़ेंगे। गॉट इट ना, हमारी बैलेंस शीट यहीं तक रह जाएगी। तो डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या लिखा है। शो शेयर होल्डर्स फंड तो ए एंड बी आएंगे, शो शेयर कैपिटल तो ओनली ए आएगा, हमें रिजर्व्स एंड सरप्लस भी नहीं दिखाने, एसपीआर सीआर भी नहीं दिखाना, या हमें यहां तक दिखाना है। लेकिन अगर वो कहते हैं शो बैलेंस शीट, जैसे हमारा ये क्वेश्चन 92 है, 92 क्वेश्चन में लिखा है कैश बुक बनाओ एंड ऑल्सो प्रिपेयर बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट एंड तक बनेगी। जितनी जितनी चीजें हमारे पास इस क्वेश्चन में है वहां तक जाना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें नंबर 2 पे आना पड़ेगा, एसेट्स। अब एसेट्स का जो ए है वो ई के नीचे से स्टार्ट होगा, बिल्कुल गॉट इट। नंबर 2 बिल्कुल 1 के नीचे नंबर 2 आएगा, फिर बिल्कुल इक्विटी का जो ई है उसके नीचे आएगा एसेट्स, फिर जो शेयर होल्डर का नंबर 1 है उसके नीचे नंबर 1 आएगा। वैसे तो नंबर 1 होती है नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, बट यहां नॉन करंट एसेट्स है ही नहीं कोई, फिक्स एसेट्स टेंजिबल इंटेंजिबल कुछ भी नहीं हमारे पास, तो इसलिए करंट एसेट्स आएंगे सिर्फ ओनली। अब करंट एसेट्स के अंदर जो सब हेडिंग्स हैं, कितने सब हेडिंग्स हैं बेटा? 6 सब हेडिंग्स हैं। हमें उसमें से सिर्फ कौन सा चाहिए? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। हाँ, तो हमें चाहिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो वो आ जाएगा यहाँ पे कैश एंड कैश
कैश इक्विवेलेंट्स, ठीक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो कैश के ही जो इक्वल होता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, उसके नीचे बैंक बैलेंस आता है नंबर 1, कैश इन हैंड आता है नंबर 2, आता है बैंक बैलेंस। तो वो हम सीधा दिखाएंगे नोट्स टू अकाउंट्स में या कैश बुक में आंसर आ जाएगा। तो उसका आंसर हमारे पास आ चुका है ऑलरेडी। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या है, बैंक बैलेंस है। वो नोट्स टू अकाउंट्स में दिखा देंगे कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या है, यहां कुछ नहीं दिखाते थे। जैसे शेयर कैपिटल में क्या है, इक्विटी शेयर्स हैं या प्रेफरेंस शेयर्स हैं या दोनों हैं, वो नीचे दिखाया जाएगा नोट्स टू अकाउंट्स में। रिजर्व्स एंड सरप्लस में कैपिटल रिजर्व है, एसपीआर है या दोनों है, वो नीचे दिखाया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहां से हेडिंग लिखना आपने करंट एसेट, उसका सब हेडिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, वो लिखना आपको, ओके। और वो अमाउंट हमें पता है बेटा, वो नोट्स टू अकाउंट्स बनाया या हमने कैश बुक बनाई, वहां से हमें पता है 28088 आएगा। और कुछ है ही नहीं हमारे पास टोटल एसेट्स में, तो हमारा इतना पार्ट तो है ही हमें। टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स कितनी है 28088, क्योंकि उसमें सिर्फ बैंक बैलेंस है। और यहां पर जो टोटल टोटल आएगा वो किसका आएगा, शेयर कैपिटल। वो आएगा टोटल ऑफ इक्विटी एंड लायबिलिटीज, जिसमें से दो आइटम्स हमारे पास यहाँ पे हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस। टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज, जो हेडिंग होता है वही आता है यहाँ पे। तो टोटल एसेट्स, टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज, तो ये बैलेंस शीट का टोटल है बेटा, जो ऑलरेडी मैच है हमारा। कैश बुक के अंदर हमारा आंसर आ चुका है, जो कैश एट बैंक के इक्वल है, और हमारा मैच हो चुका है कैश एट बैंक आंसर के साथ। तो अब शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या है, वो अगर अमाउंट्स लिख दी जाए यहाँ पर, तो आंसर क्या आएगा 28088। वो भी हमें पता है बेटा, चेक करें, वो भी पता है हमें कितने अमाउंट्स है। देखो शेयर कैपिटल और शेयर फॉर फ्यूचर, शेयर फॉर फ्यूचर भी किसका पार्ट है, शेयर कैपिटल का, क्योंकि ये वो कैपिटल है बेटा जो पहले हमने किसी को इशू की थी, बाद में उसके शेयर फॉरफिट कर दिए, और जो उन शेयर्स के अगेंस्ट पैसा हमारे पास आया हुआ था, फेस वैल्यू ये भी याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। शेयर फॉर फ्यूचर में जो बैलेंस होता है वो सिर्फ फेस वैल्यू का होता है, क्योंकि एसपीआर अगर हमें रिसीव हुआ है तो हम कभी भी एसपीआर को डेबिट नहीं करते। क्या ये बात लिंक हो रही है दिमाग में? शेयर फॉर फ्यूचर के टाइम हम कभी भी फेस वैल्यू को ही शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में शिफ्ट करते हैं, हम कभी भी एसपीआर को डेबिट नहीं करते अगर वो रिसीव हो चुका है। क्योंकि शेयर फॉर फ्यूचर में कौन सा पैसा होता है, जो पैसा कंपनी को रिसीव हो चुका है, जो कंपनी वापस नहीं करना चाहती, दैट अमाउंट इज फॉरफिटेड। तो अगर वो पैसा एसपीआर का है, वो तो फिर एसपीआर के अकाउंट में रहता है, क्योंकि हम वो डेबिट नहीं करते। एसपीआर से तब डेबिट होता है जब वो रिसीव नहीं हुआ। तो इसलिए एक सिंपल रिजल्ट है, शेयर फॉर फ्यूचर में ओनली फेस वैल्यू आती है, शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू होती है। तो इन दोनों को ऐड करो, 19,800 प्लस 120 कितना हो गया, ये आपका नोट्स टू काउंट्स नंबर 1 हो जाएगा। नीचे हम बनाएंगे 1 2 3। और एक है नोट्स टू अकाउंट्स नंबर 2, जहां पे सीआर और एसपीआर को दिखाएंगे, वो मैंने ऊपर दिखाई दिया ना ऑलरेडी, तो प्रॉपर दिखा सकते हैं नीचे हम। सब्जेक्टिव प्रेजेंटेशन अब हमें इतनी चाहिए नहीं, दोनों का एड करो कितना आ गया,
टोटल मैच हो गया। ये आपकी बैलेंस शीट है बेटा। अब यहां तक डाउट है बताइए। शेयर कैपिटल का जो वर्किंग नोट्स टू अकाउंट्स बनता है वो मैं आपको नीचे सिखा दूंगा कैसे बनता है, वो डिटेल डिस्कशन है, बट बैलेंस शीट में सिर्फ इतने शो करने हमें। इट्स ओनली फॉर योर नॉलेज सेक एज पर करंट ईयर एग्जाम। ये कुछ भी नहीं आपको आने वाला एग्जाम में, तो आपके एग्जाम का पार्ट नहीं है। पर जिनका एग्जाम सब्जेक्टिव होना है किसी स्कूल में, अगर अभी इंटरनल एग्जाम होना है कोई या किसी भी और बोर्ड का, तो अगर सब्जेक्टिव एग्जाम है आपका तो आपको बैलेंस शीट बना के दिखानी होती है, वो ऐसे बनती है। शेयर कैपिटल का आंसर आई अगेन रिपीट बेटा, शेयर कैपिटल का आंसर आप निकाल सकते हो जनरल एंट्री से। शेयर कैपिटल कितनी बार क्रेडिट हुई है, कितनी बार डेबिट हुई है। शेयर फॉरफीचर का बैलेंस निकाल सकते हो, इन दोनों को ऐड करो, यहां लिख दो। रिजर्व सरप्लस में एसपीआर का सीआर का बैलेंस कितना है, दोनों को ऐड करो, यहां लिख दो। तो ये तो आपका एक आंसर निकालने का तरीका हो गया। बैलेंस शीट के अंदर प्रेजेंटेशन होगी, लेकिन अगर सब्जेक्टिव फॉर्म में हम बैलेंस शीट बनाए तो हमें नोट्स टू अकाउंट्स बनाने होते हैं, जहां वो सब दिखाना भी होता है। नोट्स टू अकाउंट्स जहां पे नंबर 1 नोट्स टू अकाउंट बनता है शेयर कैपिटल का, तो हमें यहां शेयर कैपिटल को दिखाना होता है आगे सारा। तो वो पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है अब, लेकिन हम उसको करेंगे आगे, बुक 3 में करेंगे। अभी फिलहाल उसकी नीड नहीं है। शेयर कैपिटल की टाइप्स होती हैं, जैसे मैंने आपको सब टाइप्स बताई है ना, लेकिन हमने उसको किया नहीं अभी, क्योंकि डिटेल में हम बुक 3 में करेंगे। तो बेटा इसके ऊपर भी क्वेश्चन बुक 3 में आएगा। शेयर कैपिटल में कौन कौन सी टाइप्स होती हैं वो ये नॉलेज में बता रहा हूं। सबसे पहली टाइप होती है ऑथराइज कैपिटल। आपको बिजनेस स्टडीज के थ्रू भी पता है ये सब बातें। एक कैपिटल क्लोज होती है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर, एमओए के अंदर। कंपनी का जो एमओए होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उसके अंदर कैपिटल क्लोज में ये सब लिखा होता है कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल क्या हो सकती है लाइफ टाइम में, फुल लाइफ टाइम में, दैट इज कॉल्ड ऑथराइज कैपिटल। उसमें से कंपनी ने पब्लिक को कितनी ऑफर की है, उस कैपिटल को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, इशूड कैपिटल। इशू कैपिटल। जैसे सपोज कंपनी के पास टोटल 1 लाख शेयर्स हैं ऑथराइज कैपिटल में, इट मीन कंपनी अपने लाइफ टाइम में, लाइफ टाइम मीन्स एंड तक 1 लाख शेयर्स ही इशू कर सकती है। ये 10 लाख भी हो सकते हैं, 1 करोड़ भी हो सकते हैं, जितना मर्जी लिखवा लो वो आपके ऊपर है, लेकिन एक बार लिखवा दिया तो फिर उतने ही इशू कर सकते हो। उससे ज्यादा करने हैं तो ऑथराइज कैपिटल को इंक्रीज करना पड़ेगा बाय पासिंग ए रेजोल्यूशन। फिर कैपिटल क्लॉज में चेंज आती है, कंपनी कर सकती है। हर चीज का एक सोल्यूशन तो होता है ना, लीगल सोल्यूशन होता है कि हम चाहते हैं अगर तो हो जाएगा। फिर उसमें से इश्यूड कैपिटल है। अब मान लो कंपनी ने अभी इस बार 40,000 शेयर्स का ऑफर पब्लिक को दिया है, होता नहीं ऐसा, कंपनी ऑफर्ड 40,000 शेयर्स टू बी सब्सक्राइब बाय पब्लिक, ये वो है बटा 40,000। फिर उसके बाद कंपनी के 40,000 शेयर्स के ऑफर के अगेंस्ट पब्लिक ने कितने शेयर सब्सक्राइब किए हैं, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बिकॉज मैंने कितने शेयर्स का ऑफर दिया था या मेरे पास कितने टोटल शेयर्स हैं ऑथराइज्ड, इस बात का कोई लिंक ही नहीं है आप लोगों के साथ, बैलेंस शीट के साथ। क्योंकि कितने शेयर्स मेरे सब्सक्राइब हुए हैं उसके अगेंस्ट मुझे एप्लीकेशन मनी आएगी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, उसी में से मैं शेयर फॉरफिट करूंगा, उसी में से रीइश्यू होंगे। तो ओवरऑल बेटा यहां तक कि जो भी चीज हम दिखाएंगे वो सब यहाँ पे बंद हो जाएगी, मतलब वो ऊपर नहीं जाएगी। जैसे ऑथराइज शेयर कैपिटल कितनी होगी, 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, कितने की होगी, 10 लाख की। उसमें से इशूड कैपिटल कितनी है, 40,000 शेयर्स, ये शेयर्स हैं ठीक है, नंबर्स हैं ये, ऑफ ₹10 ईच, कितनी होगी, 40 लाख की। इसको डबल लाइन लगा के बंद कर देंगे हम यहीं पे। इसका कुछ भी रेफरेंस ऊपर बैलेंस शीट में नहीं आएगा। ये जो है ना, ये किसका आएगा, जो शेयर हमने पब्लिक को ऑफर किए थे और पब्लिक ने सब्सक्राइब किए हैं। अब उसमें से कितने शेयर पब्लिक ने सब्सक्राइब किए हैं उस पर चलेगी ये गेम। फिर सब्सक्राइब कैपिटल के आगे 2 पार्ट्स हो जाते हैं, सब्सक्राइब्ड, ठीक है, ये पार्ट मैं यहां से अभी नहीं लिख रहा और आपको सिर्फ बता दिया ऑथराइज कैपिटल होती है। ऑथराइज कैपिटल का नेक्स्ट पार्ट है इशूड कैपिटल, बट इन सब चीजों को हम बहुत डिटेल में करने वाले हैं बुक 3 में जाके। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं ये बात, इसलिए आपको यहां देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ इस चैप्टर के रेफरेंस में नहीं है ये। फिर सब्सक्राइब्ड कैपिटल के 2 पार्ट हैं,
सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप मीन जिन लोगों ने शेयर सब्सक्राइब किए थे और उन्होंने अपने पूरे पैसे दे दिए। ये तब होगा पॉसिबल जब 10 की 10 रुपए हमें आ चुके हैं। अगर एक शेयर 10 रुपए का है और कंपनी फाइनल कॉल कर चुकी और वो सब लोगों ने फाइनल कॉल दे दी, वो जो कैटेगरी है वो यहां आएगी। कौन सी बेटा? जिनको कंपनी ने फाइनल कॉल भी कर दी है, फुली शेयर कॉल्ड अप है, पेड अप है, तो इसको बोलते हैं सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। वो लोग यहां आएंगे। इट मीन अगर कंपनी ने फाइनल कॉल नहीं की तो फिर तो कोई भी यहां नहीं आएगा, क्योंकि हमारा शेयर फुली कॉल्ड अप ही नहीं है, पेड अप कैसे होगा? क्या आप में से किसी ने भी पूरा सिलेबस कर लिया मेरे से? कैसे पॉसिबल है? मैंने नहीं करवाया। जब मेरी तरफ से नहीं हुआ तो आपने कैसे कर लिया? तो जब तक कंपनी कॉल ही नहीं करती फाइनल कॉल, शेयर होल्डर पे कैसे कर सकते हैं? हाँ, अगर उसने एडवांस में पे किया है तो वो पैसा तो कॉल इन एडवांस में पड़ा है, शेयर कैपिटल में तो है नहीं वो पैसा। इसलिए यहाँ पे वही शेयर्स आएंगे जो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप हैं। दूसरी कैटेगरी होती है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। अब बाकी के सब लोग यहां आ गए। बाकी सब लोग कितने कौन से बचे? जैसे जिनको फाइनल कॉल अभी नहीं हुई वो लोग आ गए यहां पर। अगर हमने कंपनी का 8 रुपीज तक का शेयर होल्ड अप किया है, मीन्स हमने फाइनल कॉल अभी की नहीं 2 रुपए की। 2 रुपए की फाइनल कॉल अभी क्या है? पेंडिंग, कंपनी की तरफ से पेंडिंग है। तो इट मीन ये शेयर कहां तक चले? अभी फर्स्ट कॉल तक, 8 रुपीज तक। या आपने 2 रुपीज की फाइनल कॉल कर दी लेकिन इन लोगों ने पे नहीं की क्योंकि इनकी क्या चल रही है? कॉल्स इन एरियर। तो ये वो सब लोग हैं जो यहां रहेंगे। ये जो भी अमाउंट आएगी वो बेटा ऊपर आपके सामने है, 19,920 रुपीज की होगी वो अमाउंट। मैं इस क्वेश्चन के थ्रू बता भी सकता हूँ कोई ये चीज। बताओगे एवरीवन? एज पर 92 क्वेश्चन अभी कर देते हैं। आपके सामने आंसर आ जाएगा 19,920। इस क्वेश्चन का केस क्या है बताओगे? कौन लोग बात कर रहे थे उस टाइम से? दृष्टि, तन्वी, जो भी बात कर रहे थे बेटे। इस क्वेश्चन का के अंदर क्या था? कितने शेयर ऑफर किए थे पब्लिक को हमने? तो 2000 ऑफर किए थे, 3000 मिले थे आपके। लेकिन हमने अलॉट कितने किए? 2000 ना। यस सर। हाँ, क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में हम 2000 शेयर दे देंगे उनको। तो 2000 शेयर्स इशूड नहीं है या सब्सक्राइब्ड है वो, या इशूड भी है। क्या मीनिंग इस बात का? दोनों ही है, क्योंकि आपने 2000 शेयर्स का ऑफर दिया था तो आपकी तरफ से इशूड कितने हो गए? 2000। पब्लिक ने 3000 शेयर्स की एप्लीकेशन दी, हमने उसको एडजस्ट करके 2000 पे कन्वर्ट कर दिया। तो इट मीन 2000 शेयर्स ही इशूड है, 2000 शेयर्स ही सब्सक्राइब्ड है। इन दोनों में डिफरेंस कब आएगा? जब कंपनी 2000 शेयर्स का ऑफर करती है, पब्लिक 1800 के लिए अप्लाई करती है। अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में ही दोनों चीजें अलग होंगी, नहीं तो इशूड कैपिटल और सब्सक्राइब कैपिटल सेम होती है। जितने मैंने इशू किए उतने आपने सब्सक्राइब भी किए हैं, या ज्यादा सब्सक्राइब किए हैं वो तो आपका पैसा रिफंड हो गया या आगे जाके एडजस्ट हो गया। शेयर तो 2000 इशू किया ना मैंने, तो 2000 शेयर्स में से क्या केस है बताओ? हाँ जी, केस बताओ। ए एंड बी का क्या था केस? किस किस के कितने शेयर फॉरफिट किए हमने? एक्स के 40, वाई के 60 और बाकी जो है उसको बोलते हैं पब्लिक। मैं इस लेक्चर को यहां से कंटिन्यू कर दूंगा, ये लिख दूं बस, फिर यहां से पकड़ेंगे नेक्स्ट क्लास में और साथ में वेंडर केस करके चैप्टर मेरी तरफ से और होगा। एक्स के 40 शेयर्स, वाई के 60 शेयर्स, बाकी बचे पब्लिक के कितने? 1900। फिर ये 40 और 60 शेयर्स हमने कर दिए फॉरफिट। फॉरफिट का मीनिंग होता है डेड, शेयर्स डेड हो गए, शेयर्स डेड हो गई और कैंसिल हो गई, लेकिन फिर से रीइश्यू हो गई। इनमें से कितने शेयर इशू है फिर से दोबारा बताओ? 80। इट मींस अभी हमारे मार्केट में कितने शेयर्स हैं? 1980। बस सिंपल सी कैलकुलेशन है। क्या ये टफ लगी आपको? 2000 शेयर्स में से
मैंने वो शेयर्स माइनस कर दिए जो मैंने फॉरफिट किए। सिंपल, मैंने खुद ही फॉरफिट किए। मैं कौन हूं? कंपनी। मैंने 40 और 60 शेयर्स फॉरफिट कर दिए, कैंसिल कर दिए, फिर बाद में 80 शेयर्स रीइश्यू कर दिए। तो इट मीन पहले कैंसिल हुए फिर रीइश्यू हुए। सारे शेयर इशू नहीं हुए वो अलग बात है। अब कितने शेयर इशू नहीं हुए? 20 शेयर्स इशू नहीं हुए। उन 20 शेयर्स का हमारे पास क्या पड़ा है? शेयर फॉरफीचर, वो भी आ जाएगा अलग से। तो इट मीन 2000 शेयर्स में से 1980 शेयर्स अभी भी मार्केट में है हमारे। तो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप ही हो गया वो, क्योंकि जो हमने 80 शेयर इशू किए वो भी फुली पेड अप किए हैं, और बाकी के 1900 शेयर जो है पब्लिक के वो तो फुली पेड अप है ही है। तो 1980 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुली कॉल्ड अप एंड पेड अप। और ये सब्सक्राइब एंड नॉट फुली पेड अप में कुछ है ही नहीं यहाँ पे। क्या कोई ऐसा शेयर होल्डर है इस क्वेश्चन में जिसने फाइनल कॉल पे ना की हो और आपने उसके शेयर फॉरफिट ना की हो अभी? वो तो कोई भी नहीं है, क्योंकि जिन्होंने भी फाइनल कॉल या अलॉटमेंट या फर्स्ट कॉल पे नहीं की थी, हम उनके शेयर फॉरफिट कर चुके हैं। तो इस कैटेगरी का कोई बंदा नहीं है यहाँ पे हमारे पास। कितना आ गया आंसर? 19800। एड शेयर फॉर फ्यूचर अमाउंट, क्योंकि ये पैसा बेटा हमारे पास पड़ा ही है ना अभी तक। शेयर फॉर फ्यूचर अमाउंट तो पड़ी है हमारे पास, या शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट का बैलेंस पड़ा ही है। तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट का बैलेंस कितना है? वो आपने बताया था कितना? 120। तो क्या ये मुश्किल आपके लिए? सब्सक्राइब्ड कैपिटल का आंसर है 19920, जो हम ऊपर शो करेंगे। ये हम ऊपर शो कर चुके हैं, आ गया ना उतना ही। बस पहले आपने रफली गिना था, वो आपकी रिक्वायरमेंट है बेटा नवंबर दिसंबर एग्जाम में, इस बार के एग्जाम में, क्योंकि आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव होना है। ऑब्जेक्टिव हम ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं फिंगर्स पे, जैसे आपने करके बताया था मुझे, आपने किया, सबने आपकी तरफ से आंसर दिया गया। लेकिन अगर सब्जेक्टिव फॉर्म में, क्योंकि वो हमारा सिलेबस नहीं है इस बार का, बट मैं आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि अभी की जो नॉलेज आप नहीं लोगे वो आगे आके आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। इसलिए फॉर नॉलेज से हमने देख लिया बैलेंस शीट कैसे बनती है, जबकि वो आनी भी नहीं इस बार। लेकिन अगर वो आपसे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पूछते हैं कि सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या होती है, उसके कंटेंट्स क्या होते हैं, या सब्सक्राइब्ड कैपिटल की कैलकुलेशन क्या होती है, तो उसमें ये दो चीजें आती हैं, प्लस शेयर फॉर फ्यूचर का बैलेंस ऐड हो जाता है। अगर कॉल्स एडवांस हो, वही तो पैसा हमारे पास शेयर कैपिटल के अगेंस्ट ही आया हुआ है ना, बस एडवांस में आया हुआ है, तो वो भी प्लस हो जाती है। तो हमारे पास टोटल शेयर कैपिटल अमाउंट आ जाती है। फिर दूसरा जो नोट टू अकाउंट बनता है वो बनता है रिजर्व्स एंड सरप्लस। शॉर्टकट में लिख दूं, पहले लिखेंगे हम कैपिटल रिजर्व, वो आपने जर्नल एंट्री थ्रू देख लिया कितना बनता है, 400। फिर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितना बनता था वो, 77, कितना था बेटा वो, 7768। तो ये नंबर 2 हो गया नोट्स टू अकाउंट्स। अब इसका आंसर हम वहां लिख देंगे जो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, 8168। सिंपल। तो इस तरह से आपकी बैलेंस शीट प्रिपेयर हो जाती है। तो मैंने आपको दो तरीके से बता दी है। अगर हमें फिंगर्स पे गिननी हो तो हम किसी भी चीज का आंसर प्लस माइनस करके बता सकते हैं, बना के दिखानी हो बैलेंस शीट बन गई। और इस बैलेंस शीट में जो जो भी अमाउंट्स आ रही हैं, ये वाली 19920 8168, ये जो भी आपके आ रहा है, ये सब कुछ हम नोट्स टू अकाउंट्स बना के दिखाते हैं। रेस्ट हम फिर कल बात कर लेंगे। तो अब आप क्या करेंगे बेटा, इन्हीं 10 क्वेश्चंस में से किसी भी क्वेश्चन का कैश बुक बनाएंगे। जर्नल एंट्रीज आपके पास है, ओनली कैश बुक बना के बैंक का बैलेंस निकाल लो, और इनमें से किसी भी क्वेश्चन की बैलेंस शीट बना के देख लो। दैट्स योर होमवर्क टुडे। एंड देन अगर आप इतना करके भी फ्री हो जाते हो, देन गो टू इलिस्ट्रेशंस। इलिस्ट्रेशन में जाओ, किसी भी क्वेश्चन को रैंडमली रीड करो, वहां पे प्रैक्टिस करो। उसके बाद जो फर्स्ट 80 क्वेश्चंस हैं उसमें एक आपको बीच में वेंडर केस मिलेगा, अबाउट 50-60 क्वेश्चंस के पास, जहां लिखा होगा इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन। चेक करोगे बुक में अभी, इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश।
चेक करो। कहाँ लिखे है? 27 क्वेश्चन के बाद, कहाँ पे? 27 क्वेश्चन से शुरू है। से लेकर कहाँ तक है? 38। 30, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इश्यू शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। मींस अदर देन कैश का मीनिंग पैसा कैश में ना आकर, मींस बैंक बैलेंस नहीं आएगा हमारे पास। फॉर एनी कंसिडरेशन मींस पैसा किसी भी कंसिडरेशन में आएगा, बिल्डिंग, स्टॉक, फर्नीचर। आपको क्वेश्चन रीड करो, दिख जाएगा आपको ये चीज। इसे हम इन शॉर्ट बोलते हैं वेंडर केस। तो बेटा ये आपका नेक्स्ट एपिसोड है, तो मैंने बता दिया आपको नेक्स्ट एपिसोड क्या है, वेंडर केस। हम क्वेश्चन 27 to 38 करेंगे। आप में से कोई भी एक स्टूडेंट बेटा इसका पीडीएफ शेयर कर देगा आज फुल डे में कहीं भी, सो दैट कल जब हम स्टार्ट करें तो हमारे पास हो ग्रुप में। कौन करेगा शेयर इन क्वेश्चन का पीडीएफ? ओनली दीज क्वेश्चन 27 to 38, 2 या 3 पेज होंगे। ठीक है, ओके तन्वी, लेकिन क्लियर सी पिक लेना, और जो हम यहाँ पे स्क्रीन पे लेके आएंगे फिर पिक को, और फिर वो हम करेंगे कल। इन क्वेश्चन को छोड़ दो बस आज, ये आपका कल का होमवर्क होगा। तो इट मीन क्वेश्चन 1 to क्वेश्चन 26 डैम इजी, बहुत इजी आपके लिए। बिल्कुल वो स्टार्टिंग वाले कॉन्सेप्ट्स हैं, एप्लीकेशन बनी है, अलॉटमेंट, उसके ऊपर बहुत इजी। फिर क्वेश्चन 39 to 80 ये आपके मेन क्वेश्चन हैं। इनमें से रैंडमली कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो। अच्छा, एक क्वेश्चन आपको और मिलेगा, चेक करो। प्रेजेंटली मेरे सामने बुक नहीं है। आपको एक क्वेश्चन मिलेगा जिसमें ना शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, सिर्फ शेयर फॉर फीचर और इशू के क्वेश्चन होते हैं। चेक करो, ऐसा मिलेगा आपको 38 के बाद। देखो एक ऐसा क्वेश्चन होगा जहां फॉर फीचर और इशू की प्रैक्टिस आपको बताई गई है सिर्फ। शेयर फॉर फीचर एंड इशू का हेडिंग दिए, देखो कहीं पे बुक में। आगे आओ थोड़ा सा, 38 के आगे। तो उसके बाद वो फीचर ऑफ शेयर्स व्हिच वर इशूड एट पार और ऐसे प्रीमियम ऐसा लिखे हैं। हाँ हाँ, फिर आगे रीइशू भी ऐड होगा आगे। फिर आगे और जाओ थोड़ा सा, वहां आएगा रीइशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। रीइशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स कहाँ से, कितने क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं? तो 45 से शुरू हो रहे जो एट पार वाले हैं। ठीक है, तो एट पार एट प्रीमियम, ये तो इन्होंने ऐसी क्लासिफिकेशन बना दी, हमें आता है सब। Yes. अब 45 के बाद ध्यान से देखो, एक क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जिसके सब पार्ट्स होंगे, ए बी सी डी या 1 2 3, 2 3 लाइंस के क्वेश्चन होंगे। है या नहीं है अभी बुक में? के आगे बेटा देखो क्वेश्चंस होंगे जहां रीइशू और फॉर फीचर को लेके अलग से क्वेश्चन बनाए होंगे। आपको कंप्लीट क्वेश्चन नहीं मिलेगा, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन होगा। जैसे ए पार्ट होगा, उसमें 3 लाइंस होंगी, बताया जाएगा कि एक्स कंपनी फॉरफिटेड 80 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच ऑन विच फाइनल कॉल वाज मेड एंड मिस्टर राम डिडंट पे फाइनल कॉल, फर्स्ट कॉल। ऐसा एक सिंपल सिर्फ फॉर फीचर का केस होगा। वो केसेस दिए हुए हैं अलग से। हाँ, वो केसेस दिए हुए हैं। वो कौन सा है? तो 56। उसके कितने केस हैं उसके अंदर? 3। ऐसा भी और क्वेश्चन होगा जिसमें केसेस हैं? तो ये 58 है, उसमें 2 है। और है कोई क्वेश्चन? तो ऐसे क्वेश्चन भी आप पीडीएफ शेयर कर देना तन्वी। 27 से 38 के बाद नेक्स्ट फाइल अलग से बना देना, चाहे 56 58 जो जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे ऐसे वाले जिनमें केसेस हैं। ये आपका आज का होमवर्क भी है बेटा सबका। आप ये सब प्रैक्टिस करके आओगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि ये कोई नया पार्ट नहीं है। ये सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन ना होकर शॉर्ट क्वेश्चन है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे आपके लिए इस बार, कि वो फॉर फीचर और इशू का केस बनाएंगे और आपको पूछेंगे कि शेयर फॉर फीचर अमाउंट विल बी, फिर 4 केसेस दिए होंगे, एंड देन कैपिटल रिजर्व का अमाउंट क्या है, या केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जो हम बोल रहे हैं वो वाले आएंगे। तो वो इन पे बनते हैं। तो ये प्रैक्टिस आपको करनी है। तो ये सब हमने आगे कमिंग वीक में डिस्कस करना है, संडे और जो भी आगे क्लासेस होंगी। बस उसके अलावा जो क्वेश्चन रहेंगे 27 से 38
और ये वाले क्वेश्चन जो तन्वी शेयर करेंगे जिनमें केसेस हैं ऐसे, जितने क्वेश्चन मेरे तन्वी सब कर देना। इनको छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चन आपका होमवर्क है। मीन्स एनी क्वेश्चन यू कैन डू, यू कैन स्टार्ट। कहीं भी प्रॉब्लम आएगी वो हम डिस्कस करेंगे कमिंग वीक में। तो आपके डाउट चलते रहेंगे, साथ में चैप्टर का ऑब्जेक्टिव पार्ट, चैप्टर तो कंटिन्यू ये चलेगा बट इसका ऑब्जेक्टिव पार्ट वाला असाइनमेंट हम आपके लिए लेके आएंगे फिर इसके बाद।